नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूं तो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो रिलीज किया जा रहा है और इसको तेजस्वी का प्रण ये नाम दिया गया है। और ये पूरी कोशिश है महागठबंधन की कि जो कुछ उसका डैमेज हुआ था उसको पूरी तरीके से अब वो कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो फिर तेजस्वी के नाम का ऐलान हो मुख्यमंत्री पद के तौर पर, उप मुख्यमंत्री का ऐलान हो, या लगातार जिस तरह से वो सीधे तौर पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एनडीए से पहले महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। ये भी बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि 30 अक्टूबर को एनडीए भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 20 साल से तो उनकी सरकार है, 12 साल से केंद्र में है, अब वो कौन से नए वादों का पिटारा जो है वो खोलने के लिए जा रहे हैं। और सवाल फिर ये भी उठेगा कि भाई आप जो वादे पहले किए थे, क्या आपने वो वादे पूरे कर दिए। वहीं अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो सत्ता से बाहर हैं। जो कोई भी उनके वादे हैं वो वादे जो हैं वो एक नए तरीके के हैं। सवाल उन पर भी है कि जो आप वादे कर रहे हैं अगर आप सत्ता में आए तो क्या आप उनको पूरा कर पाएंगे। तेजस्वी का जो एक सबसे बड़ा जो दाव है कि हर घर सरकारी नौकरी, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं को 10,000 रुपए जो बांटे गए हैं, जो वो दाव खेला गया है एनडीए की तरफ से, उसके काट के तौर पर देखा जा रहा है। और वो काफी सक्सेसफुल भी होता नजर आ रहा है। वो इसलिए भी होता हुआ नजर आ रहा है कि आप ये देखिए कि तेजस्वी के जो रैलियां हैं उसमें जो बेतहाशा भीड़ युवाओं की इकट्ठा हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये बेरोजगार युवा अब अपने ही राज्य में रोजगार चाहते हैं। वो पलायन नहीं चाहते हैं, वो शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और नौकरियों के लिए कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए असली मुद्दों पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महागठबंधन चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो एनडीए में अभी भी उसी तरह की तमाम बातें हो रही हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव उनका कोई प्लान नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप ये देखिए कि और शुरुआत ही इसी तरह से की गई पवन खेड़ा की तरफ से कि हमने एनडीए से पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, उसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया है। जैसे जैसे उसकी डिटेल्स आएंगी मैं आपके सामने उनको रखूंगी। लेकिन इस सबके बीच 2 सर्वेस भी आए हैं, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सर्वेस पर यकीन करते हैं तो मैं आपको 2 सर्वे जो है उनका कुछ डेटा नटशेल में आपके सामने में पेश करने जा रही हूँ। एक जो डेटा आया है और एक जो सर्वे हुआ है उस पर यकीन इसलिए भी किया जा सकता है कि 2020 में भी उन्होंने जो सर्वे किया था वो हूबहू बिल्कुल वैसे ही नतीजे जो है वो सामने आए थे। हैदराबाद का ये ग्रुप है, इसका नाम है SAS ग्रुप, जिनकी तरफ से ये सर्वे किया गया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि किसकी बनेगी सरकार। इसमें एनडीए को 39% और महागठबंधन को 41% लोगों ने कहा है। जन स्वराज को 8.5%, त्रिशंकु बनेगी ऐसा कहना है 5.5% लोगों का, कह नहीं सकते ऐसा कहना है 6% लोगों का। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सिर्फ 20% लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। तेजस्वी के नाम पर 38% लोगों ने मोहर लगाई है। प्रशांत किशोर को 14% लोग पसंद कर रहे हैं। चिराग पासवान 9% लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5% लोग ही उनको पसंद कर रहे हैं। महिला वोटर किस तरफ जा रही हैं? अगर एनडीए की बात करते हैं तो 39.5, महागठबंधन 39%। यहाँ पर 0.5% की एज जो है वो एनडीए को है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक जो है वो महिलाएं मानी जाती हैं। और अभी जिस तरह से उन्होंने 10,000 रुपए की बात कहकर और ट्रांसफर भी कर दिए हैं, हालांकि सबको पता है वो एक तरह का लोन है, लेकिन ये महागठबंधन के ऊपर ओनस है अब कि क्या महागठबंधन ये नैरेटिव पहुंचाने में कामयाब रहता है कि ये लोन है, ये किसी तरह से आपके अकाउंट में पैसे देकर आपको एक तरह से हर महीने कोई पैसे ये नहीं दिए जाएंगे। जिस तरह से जीविका दीदियों की बात जो की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर इसमें भी सेंधमारी करने में महागठबंधन कामयाब हो पा रहा है तो ये बड़ी कामयाबी है। जन स्वराज को 9% महिलाएं पसंद कर रही हैं, कह नहीं सकते 9.5%। जन स्वराज किसका वोट काटेगा, इसको जानने में बड़े लोगों को इंटरेस्ट है। लोगों का कहना है इस सर्वे के मुताबिक SAS के कि एनडीए का वोट काटेंगे 33%, एनडीए का वोट काटेगी जन स्वराज पार्टी, महागठबंधन का 10% काटेगी और एनडीए और महागठबंधन दोनों का काटेगी जन स्वराज पार्टी वोट। ये कहना है 15% लोगों का, कह नहीं सकते ऐसा कहना है 23% लोगों का, और किसी का नहीं ऐसा कहना है 23% लोगों का, और कह नहीं सकते ऐसा कहना है
19% लोगों का। युवा वोट बैंक जिस पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की नजर है और जो ये वोट बैंक नरेंद्र मोदी का माना जाता है। 18 से 29 साल के जो युवा हैं, जो या तो तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश में हैं, एनडीए को 26% वोट करने के लिए बात कह रहे हैं और महागठबंधन को 49%। आप ये देखें कि ये सबसे बड़ा उछाल है। 26% सिर्फ एनडीए और महागठबंधन को 49%, जन स्वराज को 14%। तो आप ये देखें, यानी कि जो तेजस्वी यादव का जो हर घर नौकरी की जो बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, वो कहीं ना कहीं जो एक वादा है, जो उनका एक दाव है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है और युवा चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव पर यकीन करते हुए युवा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तक सिर्फ उनको नौकरी के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर लाठियां ही मिली हैं सड़कों पर, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। वोट वाइब ने भी सर्वे किया है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले वोट वाइब का ने एक और सर्वे किया था, वो भी मैं आपके सामने लेकर आई थी। उनका कहना है कि महागठबंधन जो है उसको 34.7% वोट जो है वो मिलेगा। एनडीए को कह रहे हैं कि 34.4%, जन स्वराज को 12.3%, त्रिशंकु 8.4%, कह नहीं सकते 10.1%। हर घर योजना, क्या ये अच्छा फैसला है? यानी कि जो नारा दिया गया है कि आपको हर घर जो है वो नौकरी मिलेगी, तो अच्छा फैसला है, इसका फायदा मिलेगा, ये कहना है 38.1% लोगों का। चुनावी नारा है, ऐसा कहना है 48% लोगों का। तो दोनों का ही जो सर्वे है वो मैंने आपके सामने रखा है। और ऐसे इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हैदराबाद का ये ग्रुप है और ये एक्स18 जो है उनका ये ग्रुप है जिन्होंने ये सर्वे किया है। पिछली बार जब उन्होंने सर्वे किया था तो ये एक हूबहू बिल्कुल जो उन्होंने सर्वे किया था वैसे ही नतीजे आए थे। हालांकि जो तेजस्वी यादव की ये सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो भी आप ये देखें कि बड़े पैमाने पर है। और आज उन्होंने जिस तरह से मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, ये बहुत कुछ बता रहा है कि कैसे हर मामले में अब वो एज लेना चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि कल से राहुल गांधी चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं और एक प्लान जो है वो सामने आ गया है कि कल से वो रैलियों की उनकी शुरुआत होगी और लगभग एक हफ्ते का नॉन स्टॉप उनका प्लान है कि वो बिहार में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी जल्द ही चुनावी मैदान में होंगी, वो भी वहां पर चुनावी रैलियां आपको करती हुई नजर आएंगी। आपको पता है कि जिस सहज अंदाज से प्रियंका गांधी महिलाओं से बात करती हुई नजर आती हैं, तो अभी आप ये देखिए इस सर्वे में बहुत बड़ा वोट बैंक है जो महागठबंधन की तरफ जा रहा है महिलाओं का। अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो इसमें बड़ा उछाल और हो सकता है। राहुल गांधी आएंगे तो युवाओं का एक बड़ा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। दलित, महादलित, माइनॉरिटी जो वोट बैंक है, मुस्लिमों का जो वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है। इस तरह की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। इस सबके बीच एसआईआर 12 जो यूटीज और राज्य हैं उनमें कल उसका ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, खासतौर पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु के जो सीएम है स्टेलिन, उन्होंने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और सीधे तौर पर यह कहा है कि ये एसआईआर दरअसल मुसलमानों, दलितों, महादलितों और जो पिछड़े हैं उनके वोट को काटने, उनका हक मारने के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं, इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ फराह शाकिर साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार से ही आते हैं। बहुत बारीकी से वो बिहार की हर खबर पर नजर रखते हैं और बहुत बेहतरीन उनका विश्लेषण होता है। फराह, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और पहला सवाल मेरा आपसे ये कि अभी हो सकता है आप भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ना देख पाया हूं क्योंकि जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब तक घोषणाएं नहीं हुई थी, लेकिन क्या ऐसा करके एक एज क्या महागठबंधन ने ले ली है? और जो लिखा गया है तेजस्वी का प्रण, यानी कि सीधे तौर पर हैंड्स डाउन तेजस्वी और सिर्फ तेजस्वी को ही एक तरह से पूरा महागठबंधन बैक करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बुशरा जी, जब कोई संकल्प भाजपा लाती है या इससे पहले जब कोई संकल्प उसको मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया जाता है। ये पहला मौका है जब मैनिफेस्टो को प्रण पत्र का नाम दिया गया है। संकल्प लेकर आप मुकर भी सकते हैं या संकल्प आपने लिया फिर आपने तोड़ दिया, लेकिन वो प्रण का जो मामला है कि हमने प्रण लिया है, वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करता है आपके कमिटमेंट को। अगर आप हिंदी मैथोलॉजी या हिंदी शब्दों के भाव को समझने की कोशिश करें
तो संकल्प से ज्यादा हेवी वेट शब्द है प्रण, कि हम प्रण लेते हैं। अब ये अलग बात है कि वो सम्राट चौधरी का प्रण नहीं है कि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं उतारेंगे, मुरैठा नहीं खोलेंगे। तो ये वाला प्रण तेजस्वी का नहीं है। तेजस्वी, एक चीज तो है कि तेजस्वी ने पूरे चुनाव को मुद्दा सेंट्रिक कर दिया है, और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शुरू में जब भाजपा ने बिहार में अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया, तो गिरिराज सिंह ने जो नमक हराम कहा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए, और आप देखिए कि उसके बाद से आज तक योगी आदित्यनाथ की पिछले 10 दिनों में कोई सभा नहीं हुई है, और ना अब होगी। जैसी सूचना मेरे पास है कि नीतीश जी बहुत नाराज हुए हैं, और नीतीश जी ने सख्ती से भाजपा आलाकमान को कह दिया है कि बिहार के अंदर में योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं आना चाहिए। और भाजपा ने भी इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर लिया कि योगी के भाषणों से वो बैकफायर कर रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। ज्यादा हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश अगर वो करेंगे, उनको नुकसान होगा। तो ये चीजें भाजपा ने भी समझ लिया है। और तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है, आप देखेंगी, जिस सर्वे की आप बात कर रही थी, आप देखिए कि उसमें जो 18 से 29 साल का युवा है, वो 49% तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहा है। अगर सर्वे सही भी है, उन्होंने क्या सैंपल साइज लिया है, कितना ऑर्गेनिक है, हम इसको बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, परसेंटेज पर बात कर लेते हैं, तो 49% युवा, 100 में 49 युवा महागठबंधन की तरफ देख रहा है। और ये युवा कौन सा है? ये युवा 18 से 29 साल का है, जिसने उस कथित जंगल राज को नहीं देखा है। उसने जब होश संभाला है, जब वो फर्स्ट टाइम वोटर बना है, सेकंड टाइम वोटर बना है, थर्ड टाइम वोटर बना है, उसने नीतीश कुमार को 20 सालों में मुख्यमंत्री देखा है और अपने होशो हवास में देखा है। उससे पहले क्या होता था, 15 साल की उम्र उसकी रही होगी, 12 साल की उम्र उसकी रही होगी, वो उसको उतनी चीजें याद नहीं है ना। तो लेकिन अभी वो देख रहा है, उसने नीतीश जी के दौर में उसने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, और अभी वो बेरोजगार है। अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, और आने वाले दिनों में उसके पास नौकरी होगी, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है सरकार की तरफ से कि हम कहाँ फेंके जाएंगे, क्या मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये आप देखिए, वो जो जनसुराज की तरफ जो 14% युवा है ना, वो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जनसुराज की तरफ जो लोग भी देख रहे हैं ना, तो युवा वर्ग उसका एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी की तरफ शिफ्ट करेगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और ये आंकड़ा अगर सही होगा तो 50% के पार जाएगा ये आंकड़ा। एनडीए को पसंद करने वाला युवा, एक तो बहुत स्पष्ट अगर मैं कहूं तो एनडीए को जो लोग जो 28%, उसमें अधिकांश तो वो युवा होंगे जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जो आरएसएस की शाखाओं से निकले हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज एक सामान्य युवा मतदाता जो है, वो तेजस्वी की तरफ अभी एक उम्मीद की नजरों से देख रहा है। और तेजस्वी ने वो 17 महीनों की सरकार में डिलीवर किया है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे सरकार में 2020। फरज साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं देख रही थी कि अभी ये कहा गया है कि 20 महीने में हर घर एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो 20 महीने का टारगेट उन्होंने रखा है, और 20 दिन में अधिनियम होगा, और 5 नए एक्सप्रेस वे जो है वो बनाए जाएंगे। यानी कि वो कोई हेस्ट में, जल्दबाजी में नहीं कह रहे कि आज सरकार बनी और बस हम 2 महीने में ऐसा कर देंगे। एक रियलिस्टिक प्लान जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास है, ऐसा लगता है। देखिए, कल तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, और उन्होंने कहा है, जो लोग छठ मनाने के लिए बिहार के दूसरे राज्यों से बिहार आए हैं, उन्होंने कहा है कि ठेकुआ खा के वापिस मत जाइए, वोट करके जाइएगा। और वोट करके जाइएगा तो हम प्रयास करेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो फिर आपको अपने परिवार के साथ ही होली दिवाली सब मनाना है। और दूसरी तरफ उसी बात को प्रशांत ने कहा है कि 14 तारीख तक रुक के जाइएगा। अगर 14 तारीख तक जनसुराज की सरकार आ गई तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, 10-12 हजार की नौकरी के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है। दोनों बातों में अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आपको तेजस्वी की बातों में वेट लगता है। उसने ये नहीं कहा कि आप रुकिएगा, उसने कहा है कि अभी आप ठेकुआ खा के मत जाइए, वोट दे के जाइएगा। मतलब जाइए जरूर, लेकिन वोट दे के जाइएगा। और जब आप वोट दे के जाएंगे तो अगली बार जब आएंगे तो आपको हम नहीं जाने देंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि आपको 10-12 हजार की नौकरी देंगे।
उनकी बातों में अस्थायित्व है, उनकी बातों में युवा देख रहा है कि ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने वाली बात कर रहे हैं। 10-12 हजार की नौकरी कहाँ देंगे, किस क्षेत्र में देंगे, प्रशांत किशोर बताते हैं क्या? तेजस्वी ने अपना विजन क्लियर किया ना, जीविका दीदियों को पैसा देंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके लोगों को जो चुन करके आते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, उनके अधिकार को बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं हैं। और अभी आज जो प्रण पत्र तेजस्वी जारी कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस दरमियान और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। और आप देखिए कि जो रायता महागठबंधन में पिछले 10-12 दिनों में फैला हुआ हम देख रहे थे, और लोगों ने पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखनी शुरू कर दी थी महागठबंधन की, ये तो गठबंधन है, ये आपस में ही खत्म हो जाएंगे। सारी चीजें 23 तारीख के बाद आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से 23 को भी हम लोगों ने बात किया था, जब अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को घोषित किया था। उसके बाद से चीजें देखिए कितना फिर रिज्यूम होना शुरू हुई, तेजस्वी की जनसभाएं शुरू हुई है। एक तरफ देखिए नड्डा साहब भी आ रहे हैं, कल से फराज साहब ये कोई कॉन्फर्मेशन है? क्योंकि मैं देख रही थी लगातार कांग्रेस के कुछ हैंडल्स और इन तमाम जगहों को कुछ खबरें भी हैं कि राहुल गांधी कल फुल फ्लेजेडली कल से मैदान में उतर रहे हैं और एक हफ्ते तक वहां रहने वाले हैं। खबर ये भी थी कि आज से प्रियंका गांधी होंगी, लेकिन आज प्रियंका गांधी नहीं पहुंची है। तो क्या कल दोनों क्या कल दोनों पहुंचने वाले हैं और उससे कितनी तस्वीर बदलेगी? जी, राहुल गांधी का तो पूरा शेड्यूल आ गया है। वो दरभंगा पहुंचेंगे दिल्ली से, उसके बाद वो फिर वहां से प्राइवेट चॉपर से जहां उनको सभा करनी है, संभवतः सबसे पहली सभा उनकी मुजफ्फरपुर में होनी है, वहां से वो सभा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां देखिए महागठबंधन के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगी तो ये खबर आ रही है कि अब राहुल और तेजस्वी की ज्वाइंट रैलीज भी होंगी, कुछ जगहों पर ज्वाइंट रैलीज भी होंगी। और दूसरे पर्सपेक्टिव, आप एनडीए के पर्सपेक्टिव में खबर देखिए तो खबर यह चल रही है कि अब नीतीश मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। 30 तारीख को मुजफ्फरपुर और छपरा में प्रधानमंत्री की रैली है और खबर यह है कि नीतीश जी उस मंच पर नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने अल्टीमेटम दे दिया है जदयू के अंदर खाने की, मैं बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 तारीख आपकी डेडलाइन है, आप 30 को नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, नहीं तो फिर हम अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं अंदर की, मैं आपको बात बता रहा हूं, रात के 1:30 बजे 2-2 बजे रात तक नीतीश के स्वजातीय लोगों की मीटिंग्स चल रही है विधानसभाओं के अंदर में, जहां खास करके जहां एलजेपीआर के कैंडिडेट्स हैं। मैं जहां अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठा हूं दूसरा जी, जहां एलजेपीआर का कैंडिडेट है, एनडीए से अधिकृत उम्मीदवार एलजेपीआर के सिंबल पर है, लेकिन जो जदयू के उम्मीदवार पिछली बार चुनाव लड़े थे वो निर्दलीय मैदान में हैं, और पूरी जो विधानसभा की जदयू की यूनिट है वो उस निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है। और एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश जी का वोट बैंक है वो उनके साथ है। यानी मुझे लगता है ये ऊपर से मैसेज दिया गया होगा इनको कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, एलजेपीआर के उम्मीदवार को हराना है। और मैं तो गया, चाय की दुकानों पर भी गया, मैं बाहर निकला, सलून में भी गया, मैं बस स्टैंड भी गया, मैं होके आया। मैंने मालूम किया लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ आरजेडी वर्सेस वो निर्दलीय उम्मीदवार जो जनता दल यूनाइटेड से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच है। लोजपा आर के उम्मीदवार चौथे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि एलजेपीआर कहीं फाइट में ही नहीं है। तो ये मीटिंग्स चल रही है, जी के लोग मीटिंग्स कर रहे हैं कि 20 का बदला 25 में, ये सब चीजें। फिर नीतीश कुमार क्यों गए? मैं ओंकारेश्वर जी के पास आ रही हूँ। फिर नीतीश कुमार क्यों गए उनसे मिलने के लिए? ये भी एक सवाल है। हाँ, उनसे सर से पूछ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक है, ओके। तो ओंकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मुझे पता नहीं कि आप जो मैं सर्वे यहाँ पर रख रही थी आप उसको सुन पाए या नहीं सुन पाए। वो सर्वेज हैं जिनकी मैं जी मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ, मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ, तब तक आप सर से बात कीजिए। ठीक है, ओके प्लीज जी ठीक है, ओके। ओंकारेश्वर जी, मैं एक सर्वे है मैंने रखा है जो हम बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने अपना जो उनका मैनिफेस्टो है उसको तेजस्वी प्रण के नाम से उन्होंने रिलीज कर दिया है, जहां वो 20 महीने में कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरियां देंगे, नए हाईवेज की, एक्सप्रेसवेज की वो बात कर रहे हैं, 5 एक्सप्रेसवेज की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी क्योंकि साइमल्टेनियसली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चल रही है जब मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ। इसके अलावा ये बात जो घर घर नौकरी वाली बात है ये लगातार
तेजस्वी यादव कर ही रहे हैं। कल से राहुल गांधी वहां पर होंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर होंगी, ये बताया जा रहा है। और राहुल गांधी का तो प्लान सामने आ ही गया है, पहले मुख्यमंत्री का ऐलान कर देना, फिर एनडीए से पहले ये रिलीज कर देना अपना मैनिफेस्टो। अब राहुल गांधी का भी वहां पर जाना, प्रियंका का भी वहां पर जाना। इसके अलावा जो ये सर्वेज आए हैं दो, एक एसएस ग्रुप है हैदराबाद का और एक वोट वाइब है, दोनों का, दोनों ही महागठबंधन को सीधे तौर पर एज दे रहे हैं। और अच्छी खासी एज तो एसएस ग्रुप ने दी है और खासतौर पर युवाओं के हवाले से दी है। और 26% और 49% का फर्क बताया, यानी कि 49% युवा जो है वो तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण आप इसको देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है ऐसे सर्वेस पर यकीन किया जाए, या आपको लगता है कि नतीजे इससे बेहतर हो सकते हैं? और जितनी भीड़ हमें, जितने युवा हमें, और जिस तरह से वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी की सभाओं में, और राहुल और प्रियंका के जाने के बाद कितना सब कुछ बदलने वाला है, और इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनडीए भी 30 तारीख को अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहा है। देखिए, आमतौर पर जो सर्वे होते हैं वो एक तरफ सरकारी जो सत्तारूढ़ दलों के प्रति रुझान रखते हैं, ये देखा गया है। अगर सर्वे को छोड़ दें और वैसे देखें तो मुझे लगता है कि जो परसेंटेज वो दे रहे हैं उससे ज्यादा कहीं रुझान बिहार से आ रहा है कि आरजेडी के साथ या महागठबंधन जो आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दलों का है उसके प्रति एक अंडरकरेंट भी है और वो सामने भी विजिबल भी है। जो अंडर करंट है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें गांव-गांव से और जिलों से, डिफरेंट जगहों से आती हैं। चूंकि मैं वहां पटना में संपादक रह चुका, तो सभी जिलों में संपर्क है और वहां से फोन भी आते हैं और तमाम लोगों से सूचनाएं आती हैं। तो वो ये बताती हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में हवा है और वो सॉलिड हवा है, चाहे वो सर्वे के लोग जितना भी दिखाएं। और इसके कारण है, इसका कारण अगर आप देखिएगा तो इस तरफ जो वो है, जो इंडिया के खिलाफ जो एनडीए गठबंधन है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसमें काफी कंफ्यूजन है, उसमें लीडरशिप क्लियर नहीं है। नीतीश जी ने खुद को अपना लीडर जरूर घोषित कर लिया है, पोस्टरों में वो अपना नाम दिखा, वो छाप, अपना फोटो छाप रहे हैं और उसमें वो 25 से 30 की बात कर रहे हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सिंबल तक को यूज नहीं किया है, वो अकेला उनका जेडीयू का और उनका पोस्टर है। और जाहिर है, अभी जो हमसे पहले वक्ता कह रहे थे कि उन्होंने ये जिद ठान ली है कि मुझे अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करो वरना वो वापस चले जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले में ये बड़ा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो, उनको जब चीजें ठीक नहीं लगती तो वो पलटी मार देते हैं, उसमें उनको कोई जरा सा भी सोचना नहीं होता है, उसमें जरा भी गुरेज नहीं होता है। वो एनडीए में रहे, फिर आरजेडी के पास गए, लौट के आए, फिर ये सिलसिला चलता रहा है। एक समय बीजेपी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। एक समय नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने से तक से इनकार कर दिया था, और एक समय आया कि वो उनके पांव छूने लग गए। लेकिन आज भी पांव छूने लग गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से झुक गए हैं, खत्म हो गए हैं। एक उम्र का दौर भी है और वो ये चाहते हैं कि ये आखिरी उम्र के दौर में उनको एक मुख्यमंत्रित्व काल मिले, जो किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं देना चाहती। अमित शाह गए वहां रैली में, उनसे उम्मीद थी कि शायद वो घोषणा कर दें, उन्होंने घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा एनडीए का चेहरा है, ललन सिंह ने कहा एनडीए का चेहरा है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, उस समय उम्मीद हुई कि शायद उस मंच से घोषणा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब ये बात स्पष्ट नहीं किया तो इनको जो है वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि एक भावनात्मक वो ठेस पहुंचा है। और एनडीए के साथ ये बड़ा अजीब सा वो है, जो बीजेपी जेडीयू को पसंद नहीं करती और नीतीश कुमार को चेहरा नहीं पसंद करती, वो उसी के कंधे पे सवार है। ये भी हो सकता था आपको पसंद नहीं है, वो जेडीयू छोड़ दीजिए, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं तो आप उनके साथ रह के, और कहीं ना कहीं जेडीयू खेमे के लोगों को लगता है कि बीजेपी ने उनको भीतर से कमजोर करने की कोशिश की है। आप याद कीजिए वो आरसीपी सिंह का एपिसोड, जब वो बीजेपी में मोदी शाह के करीब चले गए और बाद में उनको निकालना पड़ा, उनको राज्यसभा टिकट नहीं दिया जब उनकी निकटता उधर बढ़ गई। अभी भी कई ऐसे नेता हैं, हरिवंश जी जो वाइस चेयरमैन बने, वो उनको इन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया और आपस में वो दूरियां हो गई।
तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनके ही नेताओं को तोड़े, उनके ही वोटरों को तोड़े, चाहे वो महिला वोटर क्यों ना हो। तो ये जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, इसमें अब श्रेय मोदी को मिले या नीतीश को मिले, ये लड़ाई है। और ये लड़ाई ग्राउंड पे चली गई है। तो जनता ये सोचती है, वो महिला वोटर सोचती हैं कि नीतीश कुमार जिन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया, जिन्होंने शराबबंदी की उनके मांग पे, जिन्होंने साइकिल योजनाएं शुरू की और भी योजनाएं शुरू की, तो उनको वोट दें या इस वोट को हम बीजेपी को के खाते में दें। ये लड़ाई है जो क्या बीजेपी और ओंकारेश्वर जी, जेडीयू क्या को वोट अंदर से कमजोर ट्रांसफर, कर रही है। जी, जी, क्या वोट ट्रांसफर क्या एक बड़ा मसला है एनडीए में कि बीजेपी को क्या जेडीयू का जो कैंडिडेट, जेडीयू के जो वोटर्स हैं, क्या वो उनको वोट ट्रांसफर होगा, ये क्या एक बड़ा मसला है? वहीं क्या जेडीयू का जो वोटर है, क्या वो चिराग पासवान की पार्टी को देगा, क्या एक मसला है? महागठबंधन में ये कंफ्यूजन नजर नहीं आता है, लेकिन क्या आपको नहीं, ये मैं इसको एनडीए में स्पष्ट बड़ा करना कंफ्यूजन चाहता नजर हूं। आता है? जी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, जेडीयू और एलजेपीआर जो रामविलास पासवान के, चिराग पासवान जो लीडर बने हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनमें तालमेल नहीं हो पा रहा है। इनके बीच से पब्लिक में मारपीट की खबरें और उसके विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वो देखे गए हैं। तो आपस में एनडीए गठबंधन के दल एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करें, ये इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है। यही तो बीजेपी चाहती थी कि जो जेडीयू का वोट है वो या तो उनको मिल जाए, या फिर उनको ना मिले तो चिराग पासवान को मिल जाए, किसी और को मिल जाए, ताकि ये गठबंधन मजबूत हो। और अगर नीतीश बाबू छिटक के आरजेडी में वापस भी चले जाएं, तो वो इनके गठबंधन के सहारे जो है वो सरकार बना सके। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ उधर आरजेडी ने बहुत सॉलिड तरीके से अपनी गोटियां चली हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा कि चाहे लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, चाहे जितना भी भुगतना पड़ा तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार को, तमाम तरह के केसेस, और ये केसेस इसलिए वो लगते हैं, पक्षपाती लगते हैं, कि जब एनडीए खेमे के बैठे हुए नेता, जब वो मुख्यमंत्री पद पे हेमंत विश्व शर्मा होते हैं, अजित पवार होते हैं, या और भी ऐसे तमाम लोग होते हैं जो एनडीए खेमे में है, तो बड़े साफ हैं। अगर वो लालू यादव आरजेडी के परिवार में है तो हर रोज केस में होगा, मुकदमा होगा। तो ये अनजस्टिफाइड है। इसका जो है सहानुभूति लाभ जो है आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात ये कि वही लालू यादव हैं जिन्होंने अपने सेकुलरिज्म को छोड़ा नहीं। आडवाणी के रथ को रोकने वाले वही थे। आज तेजस्वी जो है वो बीजेपी का रथ रोकने के पूरे पूरे उसमें है। और इसलिए युवाओं, फिर जो बात नौकरियों की आई, देखिए बात तो प्रशांत किशोर ने भी नौकरी की, लेकिन क्या प्रशांत किशोर पावर में आ रहे हैं कि नौकरी दे पाएंगे? 2-4-10 सीटें ले भी आए अगर, बाय द वे, जो वो खुद ही कहते हैं कि या तो हम 10 से नीचे आएंगे या 150 से ऊपर जाएंगे। मौजूदा हालात में 150 से पहुंचने की तो दूरी की बात है, वो 10 पहुंच पाएंगे कि नहीं, इस पे भी सवाल है। क्यों वो फर्श और अर्श की बात करते हैं, और वो खुद दिखाई दे रहा है कि उनके कैंडिडेट्स में किस तरह जो है वो कई लोगों ने विड्रॉ कर लिया, जैसा वो कहते हैं, या फाइल नहीं कर पाए नॉमिनेशन कुछ जगहों से। अभी उनकी हवा शुरू हुई थी, और अभी ही अगर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो ये लग रहा है कि उनको जो जमीन बनानी थी वो बना नहीं पाए शुरुआती समय के बाद। ये कोई भी चीज आरजेडी गठबंधन में नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी में कई जातियों के महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए हैं। एक अपोजिशन में अगर शामिल होते हैं नेता, तो इसका फर्क दिखाई देता है कि भाई उनको भी लग रहा है कि ये पार्टी है जो पावर में आ रही है। दूसरा, मुकेश सहनी को उन्होंने जोड़ा, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जहां एनडीए बिखरा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो काफी उसके करीब है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलके एसआईआर के मसले पे जिलों जिलों में जो यात्राएं की, जो माहौल क्रिएट किया, उससे बिहार का मतदाता एक बात तो समझ गया है कि भाई उसका जो है पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। अगर आधार कार्ड नहीं माना गया, बाद में भी चुनाव आयोग ने क्लियर नहीं किया कि वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और ये जब कहा कि माना जाएगा, तब भी ये नहीं बताया कि आधार कार्ड के आधार पर कितने लोगों को उन्होंने मतदाता पहचान में उसमें शामिल किया। तो ये जो कंफ्यूजन है, वो उससे डरा हुआ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, और जो ये समुदाय है जो आरजेडी का अपना वोट बैंक है, वो और ज्यादा यूनाइट हुआ
रहा है और इसका फर्क जो है वो दिखाई देगा। ये सर्वे से कहीं ज्यादा जो है मेरे ख्याल से उनके पक्ष में हवाएं हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सर्वे है उससे कहीं बेहतर नतीजे साबित होंगे। और हमें ये भी देखना चाहिए फराज साहब कि जिस तरह से अभी ओंकारेश्वर जी भी मेंशन कर रहे थे कि एक तरफ आप एक परिवार को लगातार प्रताड़ित किया गया, कभी वो जेल में रहे, कभी वो केसेस में फंसे रहे, लगातार जो उनके एक सरबराह थे लालू प्रसाद यादव, एक तरह से उनकी राजनीति ही खत्म करने की कोशिश कर दी गई। उस सब में उलझा हुआ एक परिवार, तमाम एजेंसीज जो हैं वो उनके खिलाफ लगाई गई। एजेंसीज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये बीजेपी अपने हक में कैसे करती है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग, एसआईआर कराया गया, लाखों वोटर्स बाहर कर दिए गए और कितने वोटर्स ऐड किए गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। सवाल ये उठ रहा है इस सब के बीच तंत्र, शासन, प्रशासन सबके इस्तेमाल के बीच अगर महागठबंधन अपनी इतनी हवा बना पा रहा है तो ये कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ अगर 20 साल के बाद एनडीए अगर टक्कर देने में कामयाब हो पा रहा है तो वो भी एक तरह की कामयाबी ही है। तो इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? और जो मेरा सवाल, क्या चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार को भेजा गया था या नीतीश कुमार वाकई में गए थे? क्योंकि जमीन पे तो हकीकत बिल्कुल अलग ही है। और मैं वीडियोस भी देख रही थी, कई वीडियोस आई हैं, जो एक सिंगर हैं मैथिली, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, उनको जो भेजा गया है, उनका लगातार विरोध किया गया है। जी, उनका विरोध किया गया है और उनको गांव में घुसने से रोका गया है। बीजेपी के एक विधायक हैं, उनका तो बहुत ज्यादा विरोध किया गया है, इसीलिए हम ऐसे ही हम पार्टी के एक विधायक है मौजूदा, उनका किया गया है विरोध। लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक काम बता दीजिए, अगर आप वो भी गिना पाए तो हम आपको वोट करने पर सोच विचार करेंगे। अगर हालत ये है तो क्या मोदी जी का जाना, इन्फिल्ट्रेटर्स की बात करना, चुनाव आयोग की साठगांठ, क्या ये सब कुछ जमीन पर काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, भाजपा के और जदयू के विधायकों की तो यह हालत हो गई है कि गांव मोहल्ले में लोग घुसने नहीं दे रहे। एक दो नहीं है, दर्जनों है। वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह भाजपा के, उनको गांव वालों ने खदेड़ दिया, बोले मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। कहा मोदी के नाम पे वोट नहीं देंगे तुमको। एक और साहब है हमारे यहाँ, उनको कुआं बोलने पे बड़ा आपत्ति हो जाती है। मनोज झा ने एक बार ठाकुर का कुआं कविता पढ़ दी थी संसद में तो उनके मदन में आग लग गई थी। ओंकारेश्वर सर समझ जाएंगे। वो अपने बेटे को नबीनगर से चुनाव लड़ा रहे हैं, कल वहां गए थे, वहां उनको लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया। वापिस वो बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं बिहार के, बोलते हैं कि हम बहुत बड़े बाहुबली हैं। उनको गांव वालों ने बिहार से गांव में घुसने नहीं दिया, वापस खदेड़ दिया। आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से उनको तो जूते चप्पल लेके लोग दौड़ा रहे हैं, वो कुड़नी के विधायक हैं, केदार गुप्ता पंचायती राज मंत्री हैं। मैथिली ठाकुर के साथ क्या है ना, मैथिली ठाकुर अभी बहुत इमेच्योर बच्ची है, 25 साल उसकी उम्र है। अब आप देखिए वो इतनी इमेच्योर है कि उसकी वीडियोस जिस तरह की वायरल हो रही हैं, आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि कितना बचपना है उसके अंदर। वो दरअसल अपने बाप की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई है वो बच्ची, है ना। बिहार में वो पैदा जरूर हुई लेकिन वो रही तो नहीं बिहार में। वो मुझे लगता है मुश्किल 4-5 साल की होगी तो 20 साल पहले उसके पिताजी दिल्ली चले गए। उसके साथ जो मसला है वो है मैथिली संस्कृति के अपमान का। एक तो वो बाहर 20 साल बाद आई है गांव में उनको उसको टिकट दे दिया है भाजपा ने। अब गांव के जो लोग तैयारी कर रहे थे चुनाव की, वो एक उसके विरोध में है। दूसरा क्या है कि उसका जो अपना गांव है, उस गांव में कभी लोगों ने उसको प्रोग्राम के लिए बुलाया था कि 2 लाख रुपए ले लो आके हमारे गांव में, अपने ही गांव है, सब अपने ही गांव पर लेके दोगे, प्रोग्राम कर लो। तो उसने कहा नहीं, हम 5 लाख से कम पे आएंगे नहीं। गांव वालों को इसका भी गुस्सा है। बहुत सारी चीजें उसके खिलाफ जा रही है और भाजपा ने उसकी इमेच्योरिटी को कैश करने का सोचा मिथिलांचल के इलाके में, क्योंकि मिथिलांचल में इस बार भाजपा की हवा उखड़ रही है। अच्छा, वो एक सिंगर है, देखिए वो एक कलाकार है ना, वो उस राग रियाज पे उसकी अच्छी पकड़ है और उसका उलट सब्जेक्ट है सियासत। बाबुल सुप्रियो भी आए लड़ने के लिए, आसनसोल से बड़ी मुश्किल से जीते थे और बाद में फिर उनको टीएमसी में ही वापस आना पड़ा। सब लोग जो है, अब मनोज तिवारी को ही देख लीजिए, क्या उनका मजाक उड़ता रहता है। रवि किशन को देख लीजिए, किस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं, किस तरह से उनका मजाक उड़ता रहता है। तो लाया गया
अच्छा, आते ही इन्होंने एक जहरीला बयान दे दिया। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रही है, अलीनगर नाम है उस विधानसभा का, उन्होंने कह दिया कि जैसे ही हम जीतेंगे अलीनगर का नाम बदल के आदर्श नगर कर देंगे। अब लोगों ने उसकी वो वीडियो जो है, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ये गाना जो उसने गाया है, वो वीडियो क्लिप चला दिया कि ये गाना अली का नाम लेके तो पैसा कमाती है, और जो है चुनाव लड़ने के लिए अली का नाम जो है बोल रही है कि बदल देंगे। तो ये सब चीजें उसके खिलाफ चली गई है। वो लोग इसको बीजेपी की कंगना रनावत का बिहार संस्करण बोल रहे हैं, है ना। तो हालांकि ये थोड़ा सा रेसिस्ट कमेंट है, नहीं बोलना चाहिए, एक बच्ची है वो, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल उसके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी जो इमेच्योरिटी है, उसका जो बचपना दिखता है, उस पर बात कर रहा हूँ वो। और देखिए 25 साल में वो बहुत मैच्योर नहीं, लोगों को लगता है कि विधायक को बड़ा मैच्योर होना चाहिए। उसको अभी ब्लॉक के काम की समझ नहीं है, उसको अभी वार्ड लेवल के काम की समझ नहीं है कि एक वार्ड काउंसलर का क्या काम होता है, उसकी कितनी योजनाएं होती हैं, वो क्या काम करवा सकता है। विधायक बड़ी चीज होती है, विधायक के अंदर में 40-45 वार्ड काउंसलर आ जाते हैं। तो मैथिली का विरोध दूसरी तरह का है, लेकिन इनका जो विरोध हो रहा है ये परफॉर्मेंस पर विरोध हो रहा है कि भाई आपको हमने 2 टर्म जिताया, 3 टर्म जिताया, आप सड़कें नहीं बनवा पाए, हमारे गांव की गलियां नहीं बनवा पाए आप। और आप एक चीज ध्यान देंगे कि जहां भी विरोध हुआ है वो रूरल एरिया से, शहरी क्षेत्र में विरोध नहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में विरोध हो रहा है। गांव का जो व्यक्ति है ना, उसको विरोध झेलना, उसका विरोध इनको झेलना पड़ रहा है। शहर तो भाजपा का वोटर्स माना जाता है भाई, बढ़िया वैश्य वर्ग या सवर्ण वर्ग, जो सम्राट, जो 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 इसको आप कह सकते हैं कि खुशहाल मुझे बताइए परिवार कि होता है। मुझे बताइए फराज साहब कि कि अगर नीतीश कुमार मोदी जी की रैली में अगर नजर नहीं आएंगे और ये मैसेज अगर अक्रॉस बिहार अगर पहुंच रहा है, तो इसका कितना असर होने जा रहा है। और उस सवाल का जवाब कि चिराग पासवान के पास आखिर नीतीश कुमार को क्या भेजा गया है, क्योंकि वो खुद से तो नहीं रहेंगे, ये तो साफ लग रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, चिराग पासवान से नीतीश जी मिलकर के आए और अगले दिन चिराग पासवान ने बयान दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये नीतीश जी ने एक तरह से उन पर दबाव बनाया है। दबाव बनाने की, वो 15 मिनट बैठे हैं वो वहां पे। मीडिया वालों ने पूछा, बोले दर्शन करने आ गए, खरना का प्रसाद खाने आ गए। जबकि यही नीतीश कुमार है, जब वो दही चूड़ा खाने के लिए गए थे जनवरी के महीने में, तो चिराग पासवान के घर पर वो दही चूड़ा खाने गए थे, तो चिराग पासवान नहीं मिले थे नीतीश जी से। उन्होंने कहा था कि बाद में उन्होंने बताया कि वो पूजा पे बैठे हुए हैं। तो अभी जब उनसे मुलाकात हुई और बड़ा खुश होकर के वो पांव भी छू रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत। ये स्वघोषित हनुमान चाहे जितना बन जाए मोदी जी के, खतरा तो इनको भी लग रहा है। बहुत यकीन है कि नीतीश जी उनको ये कहने के लिए गया हो कि आप भाजपा पर प्रेशर बनाइए कि हमको सीएम बनाए। अगर हम सीएम बनते हैं तो हम डिप्टी सीएम के तौर पर आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे। अगर हम सीएम बनते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हम डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करवा देंगे बिहार में। और चिराग पासवान के नाम पर भाजपा विरोध भी नहीं कर पाएगी। अगर विरोध करती है तो वो दलित विरोधी पार्टी मानी जाएगी। और एक अच्छा खासा वो, और उसके बाद उनके पास 5 सांसद हैं दिल्ली में जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, तो वहां भी खतरा है अगर चिराग एनडीए से बाहर निकलते हैं तो। ये तमाम खेल हो सकते हैं। आप कल की फोटो पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए नीतीश जी का अपने घर में छठ मनाते हैं, आप देखेंगे पिछले साल की फोटो की आप निकाल करके देखिए, उनके दाएं बाएं या तो संजय झा होते हैं या ललन सिंह होते हैं। कल मनीष वर्मा खड़े हुए थे उनके साइड में, ना संजय झा दिखे, ना ललन सिंह दिखे, ना अशोक चौधरी दिखे, कोई नहीं दिखे। ये जो भूंजा पार्टी है इनकी किचन कैबिनेट, मनीष वर्मा नीतीश जी के बराबर में खड़े हैं। उस फोटो को आप नीतीश जी के सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं। वो फोटो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है नीतीश कुमार के पूर्व वोटर्स के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार का पूर्व वोटर संजय झा और ललन सिंह से बहुत नाराज है और उसका रिएक्शन हो सकता है। मतलब वहां जहां पर वो जदयू का कैंडिडेट है वहां तो वो ठीक है, जदयू के उम्मीदवार को वोट करेगा, लेकिन जहां पर जदयू का कैंडिडेट नहीं है, भाजपा का कैंडिडेट है या उपेंद्र कुशवाहा का कैंडिडेट है या चिराग पासवान का कैंडिडेट है, तो वहां पर वो कोई और फैसला ले सकते हैं। और यही दबाव बनाने के लिए नीतीश जी चिराग के घर पर गए थे। चिराग से मैसेजिंग करवाया गया कि आप वहां मैसेज कीजिए। 30 तारीख की सभा में नहीं दिखने का मतलब ही यही है। अगर मोदी जी ने उस दिन भी
घोषित कर दिया नीतीश जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कि आने वाले चुनाव के बाद परिणाम अगर एनडीए की बहुमत आती है, एनडीए का बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। तब तो सब चीजें आपको ठीक दिखेंगी, लेकिन अगर उस दिन भी घोषणा नहीं हुई तो चीजें और खराब होती जाएंगी। आपको मैं बता रहा हूँ, आने आप 31 और 1 तारीख को जब हम बात करेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है, ओके, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक और महत्वपूर्ण सवाल ओंकारेश्वर जी, जो लगातार आ रहा है कि एक पीआर स्टंट करना चाहते थे मोदी जी छठ के मौके पर, जो दिल्ली को एक तरह से उन्होंने एक जो यमुना के पास उन्होंने नकली यमुना पूरी बनाई, वहां पर उन्होंने पूरा पानी इकट्ठा किया, तमाम जितने गोदी एंकर्स थे उन सबको बुलाकर और जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको बुलाकर तमाम पीआर स्टंट कराया गया, फेक तरीके से पानी पीते हुए कुछ लोग नजर आए, वो इकट्ठा किया गया था और रेखा गुप्ता वहां पर थी और बताया जा रहा था कि इसी पॉन्ड में, क्योंकि उसको आप यमुना तो नहीं बोलेंगे, पॉन्ड बनाया गया था, वो तो एक आर्टिफिशियल, उस पॉन्ड में मोदी जी आकर जो है वो डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट आ गई, दूसरे और इंडिपेंडेंट कुछ लोगों ने जाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने कर दिया। तो ये जो पीआर स्टंट था वो तो फेल हो गया मोदी जी का और एंड मोमेंट पर उसको कैंसिल कर दिया गया। ये कितना डेस्परेशन दिखाता है मोदी जी का, क्योंकि आप ये देखिए कि आनंद फानन में यहाँ पर जो कुछ किया गया वो तो डेस्परेशन दिखा ही रहा है, लेकिन मोदी जी का यहाँ पहुंचना, दिल्ली से बिहार तक मैसेज पहुंचाना, यहाँ से लोग वहां जाते हैं, परिवार आपस में कनेक्टेड है, ये दिखा नहीं रहा है कि असली मुद्दे तो है ही नहीं, जो भी कुछ है सिर्फ कलाबाजियां हैं और जुमलेबाजियां हैं। और जब इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ तो उनको वापस लेनी पड़ी अपनी तमाम चीजें, जो क्योंकि पहले से सब प्लान था, he was supposed to go there। ये सब ढकोसला का पराकाष्ठा जिसको कहते हैं ना, वो दिखाई दे रहा है और ये एक जगह नहीं हो रहा है। मैं वैसे कहना चाहूंगा कि बिहार की माटी में जो है वो राजनीतिक चेतना इतनी ज्यादा होती है कि गांव का किसान भी दूर जाके अखबार खरीद के लाता था, पढ़ता था। अब तो खैर मोबाइल आ गया तो अखबार दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा वाला भी फुर्सत पाता था उस समय, अखबार उसको अगल बगल मिल जाए तो उस पर नजर डालता था, चाहे जितना भी पढ़ पाता था। इतनी इतनी गहन राजनीतिक चेतना बिहार में जो है वो बहुत से कई राज्यों में नहीं दिखती है। तो बिहार के लोगों ने अपनी हालत को जब लॉकडाउन हुआ था तब भी देखा था कि उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। बिहार में उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जब ये कोविड की सिचुएशन आई थी तब उनके सामने ये समस्या हुई जब लॉकडाउन हुआ। तो इसके अलावा जब महाकुंभ हुआ आपका प्रयागराज में, तो उसमें बहुत सारे लोग जो डूबे, परेशान हुए, जो परिवार पीड़ित हुए, उसमें एक बड़ी तादाद बिहारियों की भी थी, जिसकी गणना नहीं की गई कि कितने बिहारी लोग थे, इसमें कितने लोग पीड़ित हुए। बिहार के लोग ये भी देखते हैं कि उनको पलायन करना क्यों पड़ता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम पे बिहार से बाहर ही क्यों है भाई, जो एजुकेशन के हब हैं, और फिर उनको जॉब्स के लिए ही क्यों दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और फिर आप उसको ये दिखाएंगे कि यहाँ छठ के नाम पर जो घाटों की सफाई, वैसे मैं बता दूं दिल्ली में छठ की छुट्टी की घोषणा शीला दीक्षित ने की थी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही की थी और मैं संयोग से वहां मौजूद था। पहली छुट्टी उस समय शीला दीक्षित ने की थी, पहली दफा उन्होंने ये कमिटमेंट किया कि यहाँ के छठ घाटों की सफाई करेंगे। आज जमुना की सफाई तो नहीं हो पाई, आप विशेष रूप से वीआईपीज के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए अलग से पौंड बना रहे हैं कि भाई इनको नहाने। यही अलग से पौंड जो है, आपको याद है कुंभ के समय भी किया गया था। कुंभ के समय जो भगदड़ मची उसकी वजह यह थी कि एक बड़ा हिस्सा वीवीआईपीज के लिए सुरक्षित था और वो स्पेशल कॉरिडोर से डायरेक्ट घाट पे जाते थे और वो दूसरे कम अपेक्षाकृत चौड़े रास्ते से बाकी लोगों को जाना पड़ता था। ये एक वजह थी। तो आज जो ये ढकोसला, यही ढकोसला नहीं है, वो वीडियो भी दिल्ली में वायरल है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल्ड दिखाने के लिए जहां पे पॉल्यूशन मीटर लगे हुए हैं, वो उसको जज करने वाले, वहां पे दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां घूम रही हैं, खूब वहां पे फुहारे छोड़ रही हैं और वो राउंड द राउंड वो हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। बात अब ढकोसले से नहीं चलने वाला है, बात अब सिर्फ दिखावे से नहीं चलने वाला है, बात आप जंगल राज रटते रहें और एनसीआरबी के आंकड़े बताएं कि 150 से लेकर 200% तक अपराध बढ़ गए हैं,
आप जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों की जमीन तलाश लीजिए। परिवारवाद आपने मुद्दा उठाया, वो बिहार में खत्म हो गया क्योंकि पूरा एनडीए परिवारवाद से भरा पड़ा है। अपराधीकरण जो है वो उसको भी आप उठा रहे हैं, तो आपके एनडीए में अपराधी भरे पड़े हैं, तमाम चार्जशीटेड लोग भरे पड़े हैं और ऐसे लोग भरे पड़े हैं। 25 लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की थी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, देश भर में तहलका हंगामा मच गया था कि उन 25 लोगों में से 23 लोग बीजेपी में चले गए जिन पर ईडी की कार्रवाई थी, और वो ईडी के उस समय शांत हो गया। ईडी को ये कहना पड़ा कि आपने 5,000 से ज्यादा केसेस फाइल किए, उसमें मात्र 10 पे कार्रवाई हुई। तो ये आप ठगों की तरह व्यवहार न करें, ये इस सरकार में हुआ। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे लोगों का मोह भंग हो गया है। अब वो वहां जाके किसी प्रकार लालटेन युग याद दिलाएं और जंगल राज याद दिलाएं, तो अपने अपने राज्य में, अपने शासन 20 साल के शासन में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है और जो क्राइम रेट है वो बता देता है। आखिरी बात, जो डेवलपमेंट को लेके सुशासन बाबू शुरुआत में उन्होंने अपना वो बनाया था, निश्चित रूप से सड़कें बनाई, पुल बनाए और ये, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 सालों में 100 से ज्यादा पुल बह गए, 80,000 करोड़ से ज्यादा का फंड जो है उसमें डूब गया। इसका हिसाब कौन देगा? तो वो सुशासन भी सुशासन नहीं रह पाया है आज। अब तो ये देखना है, और जो बातें हमारे वो बता रहे थे साथी कि असली लड़ाई जो बिहार में हो रही है वो अस्तित्व की लड़ाई दो बड़े नेताओं की है। वो नीतीश कुमार और मोदी के अस्तित्व की लड़ाई वहां हो रही है। बिहार का मुख्यमंत्री तो चुना ही जाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता ने चुन लिया है अपने दिमाग से, उसको जिसको बनाना है उसके फेवर में हवाएं दिख रही हैं चारों तरफ। अब ये लड़ाई अस्तित्व की है कि नीतीश कुमार का इसके बाद क्या होगा। अगर कम सीटें आई तो क्या वो वापस चले जाएंगे आरजेडी में, और आरजेडी को अगर ज्यादा सीटें आई तो क्या आरजेडी वापस उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी? कितनी दफा चचा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जब वो मेजॉरिटी में आएंगे तो? और फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी से ज्यादा मोदी सरकार का और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा? क्योंकि यही नीतीश की बैसाखी है जिस पे एनडीए सरकार टिकी हुई है। अगर ये बैसाखी कमजोर हुई तो चंद्रबाबू नायडू भी कब पांव खींच लेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ये दरअसल दो लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए आप देखेंगे कि सारे घोड़े खोले हुए हैं, इसीलिए अलग से उतारे हुए अरविंद केजरीवाल अलग लड़ो, प्रशांत किशोर अलग लड़ो, ओवैसी अलग लड़ो, ताकि थोड़ा थोड़ा वोट काट लो, कुछ भी करो, 30, 40, 50 हजार करोड़ का फ्रीबीज दे दो, बिजली भी फ्री दे दो। अरे भाई, बिजली फ्री दे रहे हो तो यूपी में करो ना बिजली फ्री, दूसरे राज्यों में भी जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी बिजली फ्री कराइए, वहां भी 10-10 हजार दीजिए। तो ये जो हो रहा है, जो कि चुनाव के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। आप अनप्रेसिडेंटेड रूप से चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार, एसआईआर आपने बिहार से ही शुरू किया, आप एसआईआर को 2 साल पहले, 4 साल पहले करते, और जो उसमें सवाल उठे उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा बड़े पैमाने पर मतदाता घुसपैठिया घुस गए हैं, एक भी बांग्लादेशी आप निकाल नहीं पाए। तो ये सब झूठ जो है एक्सपोज हो चुका है, और ऐसे में जो दिखाई दे रहा है वो दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई दे रहा है। 14 के बाद मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री कौन रहेगा या नहीं रहेगा, और उस पर कितना असर होगा ये भी दिखने वाला है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और इसीलिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के लिए। इसीलिए एसआईआर की शुरुआत यहाँ से की गई और तमाम चीजें यहीं से जो है वो शुरू की जा रही हैं। एक 30 सेकंड का एक लास्ट मुझे इजाजत लेनी होगी, मुझे कहीं जाना है। बुशरा जी, मुझे इजाजत दे दीजिए, प्लीज कंटिन्यू रखिए, मैं इनको सुनूंगा, बाद में मैं सुन लूंगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू ओंकारेश्वर जी जुड़ने के लिए। वैसे मैं वाइंड अप करूंगी, बस फराज से मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ कि क्या आपको ये मैं सवाल जो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर महागठबंधन में इस तरह का बीच में जो एक तरह का डेडलॉक आ गया था, अगर वो नहीं होता तो क्या ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा होता? क्या उससे कोई कुछ डैमेज हुआ है? क्या आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कंट्रोल कर लिया गया है? लास्ट कमेंट जी। नहीं, बिल्कुल एक तरफा चुनाव था, उससे डैमेज तो हुआ है लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगा, जो स्थितियां बन रही हैं वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, दो बातें मैं कहना चाह रहा था। एलजेपीआर की सीट जहां है वहां एक नारा चल रहा है, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। जहां जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, वहां एक नारा चल रहा है नीतीश के वोटर्स के बीच में
कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। मतलब एक इनडायरेक्टली मैसेजिंग है उनको कि आप यहाँ पर लालटेन को वोट कर दीजिए। और खास के वहां जहां राजद की तरफ से अति पिछड़ा कैंडिडेट, ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट, वहां तो एकदम। और मोदी जी छठ मनाने क्यों नहीं गए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सिंदूर वाला मामला हुआ था, देखिए सिंदूर का जो इन्होंने प्रपंच करके वापस लिया, दरअसल इतनी इनकी फजीहत हो गई कि सिंदूर तो महिलाएं सिर्फ अपने पति से लेती हैं। अब भाजपा के कार्यकर्ता जाके किसी मैरिड विमेन को सिंदूर देंगे तो ये तो बहुत अनएथिकल है। चप्पल पड़ सकती है उनको, थप्पड़ पड़ सकता है उनको। महिलाएं इस मामले को लेकर बड़ा सेंसिटिव होती है भाई, कि जो चीज उनको शौहर से चाहिए वो शौहर से ही चाहिए। और दूसरा ये है कि छठ का जो मामला है बुशरा जी, देखिए छठ बेसिकली करती महिलाएं, उसको परफॉर्म महिलाएं करती है, व्रत महिलाएं रखती है। पुरुष तो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। जो आप देखते हैं टोकरी में प्रसाद लेके जाते हैं, जिसको बिहार में दौरा बोलते हैं, है ना, उसमें जो ठेकुआ और वो फल तमाम घाट पे लेके जाते हैं, वो पुरुष करते हैं। लेकिन जो व्रत रखने वाली होती है वो महिलाएं होती है, तो वो व्रती होती हैं, वो महिला होती है। मोदी जी क्या व्रत रखेंगे छठ का? मोदी जी क्या उस तरह से जाकर के उपवास करेंगे? मतलब अजीब सी सिचुएशन इनके सामने पैदा हो गई। अच्छा, भी जब हम पानी डालते हैं, ऐसे पानी डालना चाहता है, उसके लिए भी कोई आदमी, कोई महिला चाहिए जो कि वो पूरा जो छठ का प्रसाद होता है वो उसका जो सूप है या उसका जो दौरा है वो उठा के तक या कमर तक पानी में खड़ी हो, तब जाकर के उसके ऊपर से जल ढाला जाता है। मतलब गंगा जी से उठा के और ऐसे डाला जाता है। तो उसके लिए भी कोई महिला चाहिए, और महिला परिवार की होनी चाहिए। अब वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खड़ी हो जाती है और मोदी जी अगर ढालते तो क्या ये स्थिति होती, कितना एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता। तो ये तमाम चीजें इन्होंने करने को तो कर दिया कि भाई हम बिहार से कनेक्ट कर लेंगे खुद को, क्योंकि इनकी पीआर टीम पर का रिसर्च होता है कि भाई छठ का बड़ा महत्व है तो आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन बाद में जो उसका इनको समझ में आता है कि इसका फीडबैक क्या आने वाला है, तो वहां से फिर कदम वापस खींच लेते हैं। द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो जाकर के उन्होंने छठ किया है इस बार। ये बड़ा बड़ा वो है, राष्ट्रपति भवन में ही उनके लिए इंतजाम किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जरूर छठ का आर्य दिया, ठीक है वो महिला है, उन्होंने व्रत रखा, वो तमाम चीजें ठीक है। रेखा गुप्ता भी करती तो चल जाता, रेखा गुप्ता भी करती अगर छठ नहीं कभी किया होता, पहली बार करती तो भी लोग उतना वो नहीं करते। लेकिन मोदी जी जाके छठ घाट पे छठ करेंगे तो ये मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं था, है ना। तो ये चीजें होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और टेक्निकल फॉल्ट भी है, और दूसरा इसके अलावा जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, एक और रिपोर्ट में जिस तरह के पर्दाफाश हुए, वो भी एक इसकी वजह है। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट भी है, ये भी इसकी एक वजह है। फराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।